नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में अपन ने राठौड़ पढ़े थे, जोधपुर, जिसमें पहला था जोधपुर के राठौड़। आज अपना दूसरा है बीकानेर के राठौड़। जोधपुर के राठौड़ों में अपने उसके सारे मुख्य मुख्य शासक देख लिए थे। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है बीकानेर का राठौड़ वंश। तो बीकानेर के राठौड़ वंश में पहला है राव बिक्का। राव बिक्का का जो शासनकाल था वो था 1465 से 1504। नो डाउट जब अपन ने जोधपुर पढ़ा था तो अपने को पता था कि वहीं से जोधपुर के राठौड़ों की शाखा से ही बीकानेर की शाखा निकली थी। जो कि अब जब अपन आगे पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। बिक्का मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। राव जोधा कौन था? जिसने जोधपुर बसाया। तो बिक्का कौन हो गया? उसी का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जांगल प्रदेश आ गया। जांगल प्रदेश कौन सी जगह थी? जांगल प्रदेश थी बीकानेर का दक्षिणी भाग और नागौर का उत्तरी भाग। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जांगल प्रदेश कहाँ आ गया, बीकानेर में ही आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसने नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बिक्का व जाट सरदार ने नराज ने मिलकर जीता। समझ रहे हो भाई? ये दूसरी मान्यताएं चल रही हैं, ये किंवदंतियां हैं, तो इनको आप है ना किस तरह से ये बीकानेर स्थापित हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। ये बिक्का था एक तो, और एक जाट सरदार नरा, दोनों ने मिलकर बीकानेर बसाया। बाटी, चौहान, खींचियां और कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों का फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। पुंगल कई बार आ गया है। जब अपन आगे पिछले उसमें जब अपन ने जोधपुर वाले राठौड़ पढ़े थे तो उसमें भी पुंगल का जिक्र आया था और यहाँ भी आया है। इसका विस्तृत विश्लेषण जैसलमेर पढ़ेंगे, भाटी जब आ जाएगा। 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना कर उसने राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने देशनोक में करणी माता के मंदिर का निर्माण भी कराया। अब इसमें मुख्य बातें क्या क्या हैं? एक तो ये कि 1488 में बीकानेर बसाया। अब जब बसाने वाली बात आ जाती है तो अपने को पहले पता होना चाहिए, मेवाड़ पढ़ लिया तो अपने को पता होना चाहिए उदयपुर का। जोधपुर के राठौड़ पढ़ लिया तो अपने को पता होना चाहिए जोधपुर का। अब जब बीकानेर के राठौड़ पढ़ रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए बीकानेर का। तो मेवाड़ में तो 1559 में उदयपुर बसाया। ठीक 100 साल पहले 1459 में जोधपुर बसाया। अब ये इसके बाद नो डाउट इसके बाद 1488 में ये बीकानेर बसाया, क्योंकि जोधपुर राव जोधा ने बसाया और ये राव बिक्का ने बसाया। राव जोधा का पुत्र था बिक्का, जो कि अपन ऊपर पढ़ सके। तो अपने को दो ही बातें याद करनी है कि एक तो करणी माता के देशनोक में करणी माता का मंदिर किसने बनवाया, वो भी बिक्का ने बनवाया। बीकानेर शहर किसने बसाया, तो बिक्का ने बसाया। ऊपर वाली बातें पूरी ही नॉन इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात अगर आप थोड़ी सी याद रखना चाहो तो ये याद रख लेना कि बिक्का जो था वो राव जोधा का पुत्र था। समझ रहे हो? राव जोधा का पुत्र था। बस तीन बातें हैं इसमें। अब आप नोट्स को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या छोड़ना है क्या लिखना है। अब अपना दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक आ जाता है राव लूणकरण। अब आप इसको ये मत मान लेना कि ये सीक्वेंस से आ रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण शासक आ रहे हैं, कौन किसका बेटा था, कौन किस, कभी भी आपको ये बिल्कुल नहीं मानना कि राव बिक्का का लाव लूणकरण होगा। अगर इसने कुछ विशिष्टता बाप बेटे ने की होगी तो वो आपके अपने पैराग्राफ में आ जाएगा। बाकी आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से ये नहीं लगाना है कि ये इसके बाद आया तो ये इसका पुत्र ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 1504 में तक ये था, 1505 से 1526 तक राव लूणकरण का शासन था। राव लूणकरण बिक्का का छोटा पुत्र था। इसका मतलब उत्तराधिकार का डिस्प्यूट होगा आगे चल के, क्योंकि जब अपने को बड़े को स्किप करके अपन छोटे को शासक बनाते हैं तो कहीं ना कहीं शासन में विचलता आनी शुरू हो जाती है। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। यह 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा को लड़ता हुआ मारा गया। बिट्ठू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जैत शिरोचंद में इसे कलयुग का करण कहा है। जो राव लूणकरण था ने, एक तो लूणकरण सिर्फ लूणकरण था जो कि उमादे का मतलब पिता था, जो कि जैसलमेर से संबंधित था। और जो ये राव लूणकरण है
ये बीकानेर से संबंधित है और इसको बिट्टू सुजा ने कलयुग के कर्ण की संज्ञा दी है। एक तो अपने को ये वाला पॉइंट याद रखना है यहाँ से। कमर करमचंद वंशोकीर्ति काव्यम नामक ग्रंथ में इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की है। अब अपने को जो ये है ना, साहित्य की दृष्टि से ये नाम भी अपने को राइट डाउन कर लेना है, करमचंद वंशो कीर्तन कीर्तन काव्यम। आगे जब अपन साहित्य पढ़ेंगे तो इसके राइटर का नाम याद रख लेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये करमचंद वंशो कीर्तन काव्य रचना जो है, ये इसको आप नाम को तो कम से कम याद रखोगे। अपन अब इसके राइटर का भी यही जिक्र कर लेंगे तो आपके होच पोच हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है लूणकरण झील का निर्माता विशेष स्वीकार किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको याद रखना है, एक तो बिट्टू सुजा वाली जो बात है, बिट्टू सुजा का ग्रंथ था राव जयत सिरोचंद, और ये इसमें इसने कलयुग का कर्ण कहा है। और दूसरी बात, करमचंद वंशो कीर्तन काव्य याद रखना है, जो कि एक डिफिकल्ट वर्ड है, इसके लिए आपको इसको 2-3 बार लिखना है। अब जो तीसरा जो शासक है वो है राव जयत सिंह। राव जयसिंह जो था वो था 1526 से 1541 तक शासक बना। आपको ये टाइमलाइन भी याद नहीं रखनी है। टाइमलाइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए याद रखनी है कि कहीं बीच में जंप तो नहीं कर रहे हैं शासक। बाकी आपको टाइमलाइन का कोई खास। जयसिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान, जो कि हुमायूं का भाई था, को पराजित किया। हुमायूं ने आपको, जब आप वो इंडियन का मिडाइवल पार्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि हुमायूं ने अपने शासनकाल को अपने भाइयों के बीच में, शासन को भाइयों के बीच में विभाजित किया था, जो हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। ठीक है, तो कामरान जो था उसको पराजित किया था। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जयत सिरो, जो कि ऊपर जिक्र हो चुका है, बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जयत सिरोचंद में किया है। ठीक है, इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा। एक्चुअली कामरान से इसकी नहीं बन रही है ना। हिस्ट्री का मुख्यतः यही समझने की, रिलेशन समझने की जरूरत है। हिस्ट्री में बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपन जब रिलेशन समझ लेते हैं ना, रिलेशन, तो अपने को पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। अब जैसे कामरान से इसकी नहीं बन रही है, जस्ट हुमायूं के बाद में शेरशाह आ गया था इसको ओवरटेक करके, तो नो डाउट शेरशाह की तो जैतसी से बनेगी। तो जैतसी ने अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता के लिए, कामरान के विरुद्ध सहायता के लिए भेजा, सॉरी मालदेव के विरुद्ध सहायता के लिए भेजा। मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में पाहेबा साहेबा के युद्ध में राव जैतसी मालदेव के हाथों मारा गया। समझ रहे हो। अब इसमें भी आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट। एक तो ये याद रखना 1541 पाहेबा साहेबा का युद्ध किन किन के बीच हुआ, मालदेव और शेरशाह के बीच। ठीक है, अब अगला शासक है जो कि है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल था, वो भी 1541 से अनवरत चल रहे हैं शासक अभी। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। इंपॉर्टेंट बात है कि बीकानेर का शासक जिसने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। अब जब अपन उसका जिक्र करेंगे ना कि मारवाड़ शासक जिसने खानवा युद्ध में गंगा की, तो राव गंगा का पुत्र राव मालदेव था, उसने इसमें भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में, ठीक है, 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की तरफ से भाग लिया था। समझ रहे हो भाई, जो है मालदेव, मालदेव कौन था? ये मालदेव भी वही था जिसने खानवा युद्ध में सांगा की मदद की थी जोधपुर के स्वरूप में। और गिरी सुमेल युद्ध 1544 में, गिरी सुमेल युद्ध 1544 में मालदेव और शेरशाह के बीच हुआ था। मालदेव वर्सेस शेरशाह। ठीक है, अब इनकी मालदेव और शेरशाह की अनबन राव जोधा के टाइम से ही चल रही है, क्योंकि राव जोधा से चिढ़ के राव बिक्का यहाँ आ गया था, तो फिर दो वंश पैरेलल शुरू हो गए थे। खून इनमें एक ही वंश का था, राठौड़ी थे दोनों, लेकिन इनके आपस में कभी नहीं बन पाई। तो मालदेव था, तो इसमें यहाँ जाके कल्याणमल इसने वो कर दिया, कल्याणमल ने इसका शेरशाह का मदद की। जबकि इनकी दोनों की एक समानता, ये समानता और विचित्र बात ये थी कि मालदेव ने भी खानवा के युद्ध में एक ही पक्ष में भाग लिया, जो कि सांगा था। और यहीं के यहीं कल्याणमल भी यहाँ जाके सांगा के पक्ष में भाग लिया। यहाँ जाके दोनों एक हो जाते हैं,
इसलिए अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहीं तो दुश्मन है और कहीं ये दोस्त बन जाते हैं। तो अपने को ये चीजें याद रखनी है कि मालदेव जो और कल्याणमल संघ के पक्ष में खानवा युद्ध में एक ही तरफ से लड़े थे, जबकि ये आपस में शत्रु थे। इसने भटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। अब नो डाउट मालदेव जो था वो मुगलों के खिलाफ लड़ता था, वहीं जो कल्याणमल था वो मुगलों के पक्ष में था। वही अधीनता स्वीकार कर ली, उससे पहले शेरशाह के पक्ष में था। तो इसलिए कल्याणमल और मालदेव का शत्रु होना लाजमी था। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो ये था कल्याणमल। अब इसमें कौन कौन सी बातें आ गई? अब इसमें एक तो ये आ गई कि कल्याणमल ने खानवा युद्ध 1527 में, जो कि 17 मार्च 1527 को भरतपुर के खानवा जगह पे हुआ था, उसमें सांगा की ओर से भाग लिया। अब जब यहाँ से भागना आमायन है तो आपको ये याद आना चाहिए कि यार कहीं जोधपुर के राठौड़ों में भी किसी ने भाग लिया था, तो टपाक से आपको मालदेव याद आ जाना चाहिए। अब मालदेव उस टाइम राजा नहीं था, तो मालदेव के पिताजी राव गंगा राजा थे, लेकिन उनका सेनापतित्व में मालदेव गया था मदद करने के लिए। ठीक है, तो आपको एक तो ये बात याद रखनी है कि कल्याणमल ने यहाँ से भाग लिया। दूसरी बात ये याद करनी है कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला राठौड़ शासक कल्याणमल था। 1570 में अकबर जब नागौर दरबार का आयोजन किया तो उसी में इसने अधीनता स्वीकार कर दी थी। अब कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहीं दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था, जिसने पित्थल और पाथर लिखा, पित्थल और पाथल की रचना की, जो कि अपने मेवाड़ इतिहास में उपयोगी एक रचनाएं हैं। ठीक है, जब अपन ने पीछे जब महाराणा प्रताप पढ़ा था, तो महाराणा प्रताप जब डिमोरलाइज होकर अकबर की अधीनता की तरफ जाने को आ रहा था, तो उसने एक पित्तल पाथल रचना ली, जो कि जिसमें कन्हैया लाल सेठिया का भी योगदान है। ठीक है, जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी, सॉरी सॉरी सॉरी, पित्तल और पाथल तो लिखी थी कन्हैया लाल सेठिया ने, इसने लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज ने, जिसको पांचवा वेद भी कहा गया। ठीक है, पांचवा वेद कहा गया है, पृथ्वीराज की रचना थी। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो राव राय सिंह। यह 1570 ईस्वी के नकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। ठीक है, क्योंकि कल्याणमल हो रहा था, इसने अकबर के गुजरात अभियान और कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। राय सिंह कौन था? राय सिंह ये वाला था। पृथ्वीराज तो छोटा था, तो इसको तो अकबर ने वैसे ही दीनता स्वीकार कर ली, जिसको प्रशासक बनाया, फिर यह राजा बन गया। प्रशासक 1572 में से जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। डबल बार बात आ गई। 1574 में राय सिंह ने महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। ठीक है, राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा, जिसे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कारण कहा। इस पैराग्राफ में अपने को 2-3 प्रश्न आएंगे। एक तो पहला कि जूनागढ़ का निर्माता राय सिंह था। दूसरा ये था कि जयमल और फत्ता की पाषाण की मूर्तियां लगवाई। जयमल और फत्ता कौन थे? जयमल और फत्ता मालदेव के सेनापति थे, जिसने शेरशाह के खिलाफ लड़ते हुए 1544 में शहीद हो गए थे, तो उनकी मूर्तियां लगवाई। क्योंकि जब मालदेव के सेनापति तो थे, लेकिन मालदेव को इन पे भरोसा नहीं रहा शेरशाह की कूटनीति के चलते, तो इसने इन पे भरोसा ना करते हुए तो ऑटोमेटिक ही ये राय सिंह के मित्र हो गए। तो राय सिंह ने इनके वीरता के सम्मान में जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर प्रशस्ति लिखवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा गया। एक राय सिंह प्रशस्ति की रचना करवाई, जो कि अपने को कॉमन सेंस है। और मुंशी देवी प्रसाद ने इसको राजपुताने का करण कहा, राजपुताने का करण। तो मोटी मोटी कितनी बातें हैं? इसकी उपाधि है महाराजा धीराज, इसको उपनाम है राजपुताने का करण, और इसने काम क्या क्या किया? एक तो जूनागढ़ का निर्माण कराया और एक दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण की मूर्तियां लिखवाई। ठीक है, अब अगला जो शासक है वो है राव करण सिंह। करण सिंह भी बीकानेर के राठौड़ों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
ये अब देखो आप समझ रहे हो, यहाँ से 1612 से लेकर 1631 तक कोई छोटे मोटे शासक बने आए और गए, लेकिन करण सिंह ही महत्वपूर्ण शासक था। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं। जाखनिया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसने नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध किया, जो कि मतीरे की राड़ नाम से जाना जाता है। मतीरे की राड़ का राजस्थान इतिहास में अपना एक अलग ही महत्व है। अपने को याद ये रखना है कि मतीरे की राड़ का संबंध जाखनिया गांव नागौर से था, और ये करण सिंह और अमर सिंह के बीच में हुई थी। ठीक है। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर उसने अपने पदन सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता भेजा। औरंगजेब के शासन बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती ने करण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया। अब अभी तक की जो बुक्स है ना, उनमें यह आ गया कि राव करण सिंह की उपनाम क्या है, तो जंगलधर बादशाह। जंगलधर बादशाह। किसी भी बुक में ये नहीं दिया गया है कि जंगलधर बादशाह कहाँ पे लिखा हुआ है। तो चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती बुक जो है उसमें ये उपाधि दी गई है इसको। करण सिंह ने साहित्य कल्पतरु और उसके दरबारी विद्वान गंगा नंद मैथिली ने कर्णभूषण और काव्य डांगिनी नामक ग्रंथ लिखे। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में अपने को तीन ही बातें याद करनी है। एक तो मतीरे की राड़ जाखनिया गांव नागौर अमर सिंह और करण सिंह के मध्य, जो कि 1642 43 लिख लोगे तो आपको 42 भी कवर कर देगा, 44 भी आ जाएगा, तो आपको 1643 लिख लेना है मतीरे की राड़ में। अगला लिखना है कि जंगल बादशाह जो थी वो इसका उपनाम था, जो कि चिंतामणि भट्ट की रचना सुक्त सप्तती में विस्तृत है। अगला लिखना है करण सिंह की जो रचना थी वो साहित्य कलम थी, और इसका दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल था, जिसकी दो रचनाएं कर्णभूषण और काव्य डाकिनी थी। ऐसे करके अपने को बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आई होगी, और मुख्य मुख्य पॉइंट को आपको नोट्स में करना भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से नोट्स में बनाने हैं व्यवस्थित तरीके से। फिर भी किसी भाई बंधु को ये शिकायत हो कि नोट्स किस तरह बनाया जाए या कौन कौन सी बातें सर याद करने वाली हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर एक प्रोबेबल पॉसिबल होगा तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।